India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. यह दोहराते हुए कि ट्रायल से पहले की प्रक्रिया ही सजा नहीं बन सकती, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार आरोपी को आदेश की तारीख से हिरासत में 6 महीने पूरे होने के बाद जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। इस शर्त ने जमानत आदेश के क्रियान्वयन को 6 महीने के लिए रोक दिया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, हमें हाईकोर्ट द्वारा विवादित आदेश के पैराग्राफ 7 में निहित शर्त लगाने का कोई वैध कारण नहीं दिखता, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के आदेश की तारीख से हिरासत में 6 महीने पूरे होने के बाद जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। याचिकाकर्ता को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम की धारा 30 भाग 1 के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया। आरोप यह था कि 3 मोटरसाइकिलों से देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। वह उनमें से एक मोटरसाइकिल चला रहा था। 14 जून 2024 को गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विवादित आदेश के तहत हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, लेकिन एक और शर्त लगाई कि याचिकाकर्ता आज से हिरासत में 6 महीने पूरे होने के बाद अपने जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस भुइयां ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि प्रक्रिया ही दंड नहीं बननी चाहिए। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी वॉलंटियर चनप्रीत सिंह रायत को जमानत देते हुए कहा कि भले ही धारा 45 पीएमएलए के दोहरे परीक्षण को पूरा न किया गया हो, लेकिन जमानत न्याय शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब मुकदमे के निष्कर्ष के बिना लंबे समय तक कारावास की संभावना हो। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की सिंगल जज बेंच ने 9 सितंबर के अपने फैसले में कहा, पीएमएलए 2002 की धारा 45 में दी गई दोहरी शर्तें प्राथमिक रूप से संतुष्ट हैं। भले ही यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, जमानत देने के लिए न्याय शास्त्र यह है कि याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब मुकदमे के निष्कर्ष के बिना लंबे समय तक कारावास की संभावना हो। इसके बाद हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को जमानत देते हुए कहा था, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना सुनवाई के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार वैधानिक प्रतिबंधों से बेहतर है, और इस सिद्धांत को दोहराया था कि जमानत नियम है और इनकार अपवाद है। हाईकोर्ट ने कहा कि कलवंत कुला कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए यही बात दोहराई थी। रायत की भूमिका के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि वह अन्य सह आरोपियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जिन्हें हाल ही में जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी पश्चिमी क्षेत्र पीठ द्वारा जारी निर्देश पर रोक लगा दी कि पुणे में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान
प्रत्येक टोली में ढोल ताशा जन सदस्यों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीटी के निर्देश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने अपील पर सुनवाई की, जब अपीलकर्ता ने तत्काल उल्लेख किया कि मामले की जल्द सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि विसर्जन 17 सितंबर को होना है। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अमित पाई ने कहा कि गणेश उत्सव का पुणे के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी द्वारा जारी अन्य निर्देशों से असंतुष्ट नहीं है। एनजीटी ने ढोल ताशा जन समूहों की कुल संख्या को प्रति समूह केवल 30 तक सीमित करने के साथ साथ प्रत्येक गणेश पंडाल के आसपास ध्वनि प्रदूषण की वास्तविक समय निगरानी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर विजय कुलकर्णी की एनजीटी पीठ ने 30 अगस्त के अपने आदेश में निम्नलिखित निर्देश जारी किए। पहला, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या एमपीसीबी प्रत्येक गणपति पंडाल के आसपास कम से कम 3 स्थानों पर वास्तविक समय में शोर की निगरानी करेगा। दूसरा, विसर्जन जुलूस के दौरान एमपीसीबी पुलिस विभाग के परामर्श से प्रमुख यातायात जंक्शनों पर वास्तविक समय में शोर की निगरानी करेगा। साथ ही वास्तविक समय में ध्वनि प्रदूषण को दर्शाने के लिए उचित आकार का डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम लगाएगा। तीसरा, पुलिस विभाग एमपीसीबी के परामर्श से प्रत्येक गणेश मंडल के मामले में स्कूल अथवा अस्पताल अथवा आवासीय परिसरों की निकटता को ध्यान में रखते हुए स्थान के आधार पर लाउडस्पीकरों की कुल क्षमता 100 वाट तय करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंजीनियर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने अपने सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए विभिन्न मंचों के समक्ष कई मामले दायर किए। यह टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता मृत घोड़े को पीट रहा है। इस प्रकार के मामले न्यायालय के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। मामले के तथ्यों को बताने के लिए याचिकाकर्ता इंजीनियर के रूप में सर्विस कर रहा था। सर्विस रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 10 अप्रैल 1962 दर्ज थी। जाहिर है उन्हें 1999 में पता चला कि उनकी जन्मतिथि गलत दर्ज की गई, क्योंकि यह 10 अप्रैल 1962 के स्थान पर 23 अप्रैल 1964 होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने 2007 में अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और अपने सर्विस रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने की मांग करते हुए सिविल केस दायर किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने जिला जज के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिसे 2018 में खारिज कर दिया गया। असंतुष्ट होने के कारण याचिकाकर्ता ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को आरटीआई के जवाब से पता चला कि रजिस्ट्रार मृत्यु और जन्म के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 23 अप्रैल 1964 के रूप में सही की गई। सही जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिकारियों को उनके स्कूल और सेवा रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि बदलने के निर्देश देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने 2022 में याचिका खारिज की। फिर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सामग्री को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा जन्मतिथि को बदलने की मांग लगभग 35 वर्षों के बाद की गई, जबकि वह 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा में रहा था। कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड की कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया या सीआईआरपी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को निर्देश दिया कि 6 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या एनक्लैड द्वारा आदेश पारित किए जाने के समय जो यथास्थिति थी, वह एनक्लैड द्वारा अपील पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक जारी रहेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने डिकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अडानी पावर लिमिटेड के संघ सफल समाधान आवेदक या एसआरए द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए यह निर्देश
पारित किया। इसमें एनक्लैट के 6 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कोस्टल एनर्जिन प्राइवेट लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत 3,335 करोड़ रुपए की समाधान योजना को प्रभावी रूप से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश इस शर्त के अधीन होगा कि एसआरए संयंत्र को नष्ट नहीं करेगा, किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं करेगा, संयंत्र को अलग नहीं करेगा या व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर कोई वित्तीय दायित्व नहीं बनाएगा। कोर्ट ने आगे पक्षों को निर्देश दिया कि 18 सितंबर को निर्धारित एनक्लैट सुनवाई के किसी भी स्थगन की मांग न करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश को एनक्लैट के समक्ष लंबित अपील के गुण दोष पर किसी भी टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि एनक्लैट का आदेश प्रथम दृष्टया आंतरिक असंगति से ग्रस्त है, क्योंकि एक ओर एनक्लैट ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह की अवधि के लिए समाधान पेशेवर पहले की तरह संयंत्र का संचालन जारी रखेंगे और दूसरी ओर उन्होंने निर्देश दिया कि उस तिथि की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने बुधवार को 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई। कोर्ट के फैसला सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है जिसमें ऐसी सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक M.K. सिंह के मुताबिक आरोपियों ने साजिश के तहत धार्मिक उन्माद, विद्वेष और नफरत फैलाकर देशव्यापी अवैध धर्मांतरण गिरोह चला रहे थे। इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए इन्हें विदेश से हवाला के जरिए रकम भेजी जा रही थी। गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगों को बहला फुसलाकर दबाव में डालकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये धर्म विशेष के लोगों को मौत के बाद की दुनिया में जहन्नुम की आग जैसी अवधारणाओं का हवाला देकर डराते थे। गिरोह देश में शरिया आधारित सरकार की व्यवस्था कायम करना चाहता था। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के आरोपों में सजा पाने वाले उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की तैयारी में थे। इसके लिए बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थाओं से अवैध फंडिंग हो रही थी। सिंडिकेट के ज्यादातर सदस्य अलकायदा के आतंकी उपदेशक अनवर अल अवलाकी से प्रेरित थे और उसकी तर्ज पर ही लोगों को उकसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला मामला है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई है। कोर्ट ने 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में कुल 17 आरोपी थे। इनमें से 16 को सजा सुनाई गई है। एक आरोपी इदरिश कुरैशी को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा विधायक और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ आरोपों को खारिज करने से इनकार किया। उन पर व्हाट्सएप से मीडिया को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रसारित करने का आरोप है। जस्टिस अरुण कुमार राय की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 228A का उल्लेख किया, जो किसी भी मामले में बलात्कार पीड़िता का नाम या पहचान छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। इसने आगे कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 23, जो किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं में नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रकट करने पर रोक लगाती है, में व्हाट्सएप ग्रुप शामिल है। अंसारी ने सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला 2018 की एक घटना से जुड़ा है, जब अंसारी अपने समर्थकों के साथ जामताड़ा के सदर अस्पताल में भर्ती नाबालिग बलात्कार पीड़िता से मिलने गए। आरोप है कि मुलाकात के दौरान पीड़िता का नाम, पता और तस्वीर ली गई और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पर मीडिया आउटलेट और अन्य संगठनों के साथ साझा की गई। न्यायालय ने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 228A के तहत मामला बनता है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि पीड़िता के मैसेज और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजी गई। इसकी पुष्टि गवाह सुमन भट्टाचार्य ने की, जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने 2016 में नाला न्यूज नामक व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप बनाया। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि इस ग्रुप में जिले के प्रतिनिधि, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, साथ ही बुद्धिजीवी और पत्रकार शामिल थे।
न्यायालय ने भट्टाचार्य द्वारा जांच अधिकारी को दिए गए बयान पर भी प्रकाश डाला, जिसमें पता चला कि अंसारी के फोन से एक किशोरी की तस्वीर और मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की गई। मैसेज की सामग्री से संकेत मिलता है कि किशोरी बलात्कार की शिकार थी और पोस्ट में उसका नाम बताया गया। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद सभी गिरफ्तार 11 आरोपियों को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश डालकर एक संयुक्त अभियान के तहत इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था, जो कि रांची का रहने वाला है। संदिग्ध अलग अलग राज्यों से थे, जिसका मुखिया झारखंड का डॉक्टर इश्तियाक था। जानकारी के मुताबिक अलकायदा का अंसारुल्लाह बांग्ला टीम आतंकी संगठन के साथ संबंध है। 2014 में स्थापित प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा की एक यूनिट AQIS अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा और बांग्लादेश में एक्टिव है। जानकारी के मुताबिक पूछताछ पर आतंकी संगठन से जुड़े युवकों ने कहा कि संगठन का उद्देश्य क्षेत्र में आतंक का प्रचार करना, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, भारत में शरिया कानून स्थापित करने के साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भारत में गजवाए हिंद को लागू करने के लिए एक नियमित भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देना है। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई को देखने के लिए पहुंचे। जब उनसे कोर्ट के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने फिल्मों में देखा था, आज हमने उसका वास्तविक अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे देश का सबसे प्राथमिक इंस्टीट्यूशन है और आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड एट द वे इट इज। हमने सिर्फ मूवीज में देखा था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन या SCAORA ने मामलों की फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग, ऑनलाइन उपस्थिति और पत्र संचलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के समक्ष चिंता जताई है। SCAORA सचिव निखिल जैन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को 137 AOR द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन भेजा, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए। पहला, समय सीमा का अभाव और दोष अधिसूचित करने और ठीक करने की प्रक्रिया में देरी। इसमें मामले के ऑनलाइन दाखिल होने और डायरी नंबर जनरेट होने के बाद दोषों को ठीक करने में रजिस्ट्री की ओर से देरी शामिल है। यह दायर किए गए मामले के सत्यापन में अन्य प्रक्रियात्मक देरी पर भी जोर देता है। AOR ने सुझाव दिया, मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसके तहत रजिस्ट्री को ईमेल संचार जारी करके औपचारिक रूप से अंतर्वर्ती आवेदनों के रजिस्ट्रेशन में दोषों या अभी के दोषों को सूचित करना होगा तथा मामले में पारदर्शिता लाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए समय पर उन्हें भेजना होगा। दूसरा, समय सीमा का अभाव तथा पेपर बुक की स्कैन की गई प्रतियों को अपडेट करने में देरी। AOR ने कहा कि पेपर बुक की स्कैन की गई प्रतियां या तो ई-पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसमें बहुत देरी होती है, या अपलोड ही नहीं की जाती है। साथ ही संदेश प्रदर्शित होता है, स्कैन की गई पेपर बुक उपलब्ध नहीं है। तीसरा, वापसी योग्य तिथियों के लिए अधिसूचित मामलों को हटाना या अग्रिम सूची में दिखाए गए मामले। AOR ने नोट किया कि बहुत बार विशेष रूप से निर्देशित मामले उनकी सुनवाई की तिथि पर सूचीबद्ध नहीं किए जाते हैं या अंतिम समय में पूरक सूची के तहत जोड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त AOR ने मांग की कि AOR के लिए दोपहर के भोजन के समय तक ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल सुलभ बनाया जाए, जिससे वे उपस्थित हो सके। इसके अलावा पत्र संचलन की अनुमति दी जाए, जिससे वास्तविक कारणों को, जहां मामलों को नहीं उठाया जा सकता है, माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जा सके और हितधारकों को फाइलें पढ़ने में असुविधा न हो।
अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं और उनकी भूमिका क्या रहती है। How an AOR is designated? An advocate on record एक लीगल प्रोफेशनल होते हैं जो क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ AOR ही पिटीशन और डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का अधिकार रखते हैं। AOR बनने के लिए एक एडवोकेट को कम से कम 4 साल का प्रैक्टिस होना जरूरी है। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है अंडर अ CN एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंडक्ट की गई एक एग्जामिनेशन पास करनी होती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लीगल प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बाय हैंडलिंग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, केस फाइल करना और कोर्ट रूल का पालन करना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्क्योरा ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी को लेकर कंसर्न उठाए हैं। उन्होंने इश्यूज को हाईलाइट किया, जैसे केस फाइल करने के बाद डिफेक्ट नोटिफाई करने में डिले, स्कैन पेपर बुक्स को अपलोड करने में देरी और मैटर लिस्टिंग में इनकंसिस्टेंसी। स्क्योरा ने सजेस्ट किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जा सके ताकि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके और लास्ट मिनट चेंजेस के कारण होने वाली एडजर्नमेंट को रोका जा सके। इन कंसर्न का लीगल प्रोसेस की एफिशिएंसी और AOR के क्लाइंट को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी पर असर पड़ता है। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.